एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ठीक है, जो आपका 2025 में होने वाला है। और आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और जो आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, सब अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो जो होम साइंस सब्जेक्ट का पेपर है वो 8 जनवरी को होने वाला है, 8 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो आपके पास समय बहुत कम बचा है, लगभग 15 दिन का समय है। और इन 15 दिनों में ऐसा क्या पढ़ें जो बहुत ज़रूरी है और अक्सर हर बार प्रश्नों में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें फैक्ट के थ्रू, ठीक है, डिटेल के साथ आज हम इस क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर पूछता है और कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, जो मैंने की है इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है होम साइंस के। और हर बार लगभग हमें देखने को मिल ही जाते हैं वो टॉपिक्स एग्ज़ाम में। तो आप उन टॉपिक्स को ज़रूर देखिए, इससे आपको एक हेल्प मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, बट उन टॉपिक्स पे बिल्कुल हमको छोड़ना भी नहीं चाहिए जहाँ से एग्जामिनर कई बार या बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा वो टॉपिक्स, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं इस पे आपको लिंक दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इतना ही काफ़ी है। ये एक सीरीज़ की तौर पे है जो 15 दिन में लगातार आपके लिए प्रोवाइड करूँगी, आपकी हेल्प करने के लिए। आप इन वीडियो को देख कर जाइए, आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मिलान के थ्रू पूछा जाता है, ठीक है। मिलान के थ्रू पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हैं या एसिड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये मिलान के थ्रू ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन पे भी फोकस कर लीजिएगा, एक शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा, ताकि ये रहे कि पेपर देने से पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो जैसे जीरा में होता है एल्डिहाइडिड क्यूमिनो, ठीक है। लहसुन में हो पाया जाता है एलिसिन, मिर्च में होता है कैपेसिन और अदरक में होता है गिंजरॉल, ठीक है। तो ये चीज़ आप डायग्राम के थ्रू आप बना के भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कठपुतली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। कठपुतली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी डॉट पपेट्स कहाँ, वेस्ट बंगाल। छाया कठपुतली आंध्र प्रदेश में। दस्ताना कठपुतली उड़ीसा। और स्ट्रिंग कठपुतली राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में। अभी तो ये मिलान के थ्रू जैसे रिसर्च पूछा गया था वो मैं क्वेश्चन से ही लेके आई हूँ, लेकिन अभी ये जो रिसर्च है इनको थोड़ा सा डिटेल से आगे मैं बताऊंगी आपको। तो डिटेल के साथ भी इसको कवर करेंगे। तो रिसर्च से तो पक्का श्योर है। देखो, रिसर्च फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, लेकिन रिसर्च सेकेंड पेपर में भी पूछा जाता है ना। यानी आपके होम साइंस में रिसर्च आता है, तो फर्स्ट पेपर में भी हेल्प करेगा और सेकंड में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो इसलिए रिसर्च पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी मौलिक रिसर्च क्या कहता है कि मौजूदा सिद्धांत को विकसित करना या इंक्रीज करने की बात कौन कहता है, मौलिक रिसर्च कहता है, अनुसंधान जिसको कहते हैं, है ना। अनुपयुक्त अनुसंधान क्या कहता है कि विशिष्ट व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, यानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करता है कौन, अनुपयुक्त अनुसंधान, ठीक है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्या कहता है कि जटिल घटना को समझाने के लिए जब हम डीप स्टडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, यानी किसी तात्कालिक समस्या, इमीडिएट प्रॉब्लम जो होती है उसके समाधान ढूंढना,
क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च कहलाता, ठीक है। ये भी मिलान के थ्रू नहीं, सीक्वेंस के थ्रू भी पूछा गया था कि 3 महत्वपूर्ण जीवाणु खाद्य जनित नशा है, तो वो है बोटुलिज्म, भी कहता है बैसिलस सेरेस विषाक्तता। विषाक्तता मतलब किसी चीज का दूषित हो जाना, मतलब आप उसका सेवन नहीं कर सकते, किसी चीज का दूषित हो जाना ही क्या होता है? विषाक्तता होता है। इस स्टेफिलोकोकल विषाक्तता, ये 3 विषाक्तता हैं जो जीवाणु खाद्य जनित नशा है। फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में 3 भाग हैं जो बहुत जरूरी है, तो वो है इदम, अहम और परा अहम, है ना। हिंदी से बोल रही हूँ। इदम, अहम, परा अहम, यानी आईडी, ईगो और सुपर ईगो की बात कौन करते हैं? सिगमंड फ्राइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करने वाले हैं पीले टेक्निक के बारे में। किस टेक्निक के बारे में? पीले टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। तो कई बार ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फुल फॉर्म से भी पूछे जाते हैं, यानी किसी चीज़ का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो पीले का है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? किसको कहते हैं पीएलए? ये एक त्रिकोणमिति पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है कि एक ही चीज के बारे में जब हम अलग अलग तरीके से और अलग अलग सोर्सों से हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक लगा के और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं, किस लिए प्राप्त करते हैं? ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि क्या ये वैलिड है या नहीं है ना। यानी पहले किस चीज के बारे में बात करता है, मतलब क्या है इसका कि हम एक ही चीज के बारे में जब हम अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं और अलग अलग स्रोतों से जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, है ना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वो वैलिड है या नहीं है, तो वो क्या होता है? वो पीएलए टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होती है? पीएलए टेक्निक होती है, याद रखिएगा। पीएलए को बहुविषयक टीमों द्वारा सुगम बनाया जाता है और जिसमें अलग अलग कौशल और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग शामिल होते हैं। मतलब उनकी कौशल, उनकी एबिलिटी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, उनका पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है। भाई हर इंसान का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। अब जो हम सोचते, मान लो किसी को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे दी गई है ना, पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई, वाद विवाद में यही होता है ना कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक टॉपिक्स होता है और उसमें क्या होता है कि दोनों टीमें बोलती हैं, है ना। वो अपना पक्ष रखती हैं और दूसरी टीम अपना पक्ष रखती हैं। कई सारी चीजें निकल के बाहर आती है। तो जब कई सारे लोग होते हैं और एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं, सबका अलग अलग सोल्यूशन आता है, सबके अलग अलग दृष्टिकोण पता चलता है कि हाँ कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके कुछ नियम हैं, पीएलए टेक्निक के कुछ नियम भी हैं। क्या है? सभी को भाग लेने का मौका दे। क्या करने इसके नियम हैं कि सभी को भाग लेने का मौका दे, यानी सभी को, जितने भी लोग हैं उनको क्या करें कि सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं उनकी वैल्यू भी करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है किसी ने, मैंने अभी यहाँ पे बात की ना कि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, सोचने के तरीके सब अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको सम्मान ना दें, उनको रिस्पेक्ट ना दें, उनके वैल्यू को, उनके सोचने के तरीके को। तो ये नहीं करना है। जो लोग कहते हैं उनका क्या करना है? आपको सम्मान करना है, उनकी वैल्यू करनी है। किसी पे हावी नहीं होइए, है ना। प्रतिभागियों के समान स्तर पर रहना चाहिए। कोई भी पहले से ही धारणाएं मत बनाओ, है ना। पहले से ही कोई माइंड में धारणाएं मत बनाओ कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई चीज होती है ना तो हम लोग हर चीज में जल्दबाजी करना शुरू करते हैं। लचीला बने, ठीक है, और इसे मजेदार बनाए। ये कुछ नियम से
पीएलए की। ठीक है, अगर पूछा जाता है पीएलए टेक्निक का प्रोसेस, उसका क्रम पूछा जाता है पीएलए टेक्निक का, तो ये प्रोसेस लगाने के लिए सबसे पहली चीज याद रखिएगा, मुद्दे की पहचान करना यानी आइडेंटिफाई, यानी सबसे पहला जो आता है स्टेप, है ना। अगर आपको सीक्वेंस लगाने को दे दिया जाएगा तो आप सीक्वेंस में सबसे पहले लगाएंगे आइडेंटिफाई, यानी पहले हम किसी चीज को, किसी की मतलब मुद्दे की पहचान करेंगे ना, आइडेंटिफाई इशू, है ना। फिर सेकेंड में आता है योजना रणनीति, यानी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, है ना, ये सब करेंगे। थर्ड में आएगा रणनीतियों को व्यवहार में लागू करना, है ना, इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये व्यवहार में लागू हो रहा है प्रैक्टिकली रूप से कि नहीं हो रहा है। और लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ये स्टेप्स ऐसे ही याद रखिएगा, मतलब दो चीजें तो आप भूलिएगा ही नहीं। पहली बात आइडेंटिफाई, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा, एंड जो लास्ट स्टेप रहेगा ये होगा मूल्यांकन। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जब भी टेक्निक लगाने के लिए आ जाए और कई सारे आ जाए तो बस इतना याद रखिएगा, पहले पहले स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई का आएगा, मतलब पहचान की बात होगी, लास्ट में क्या होगा, मूल्यांकन की बात होगी। ठीक है, यहाँ कुछ मैच करने की लिस्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ये अनुसंधान वाले क्वेश्चंस आपको कई जगह मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसका डिटेल भी दे रखा है। ठीक है, यानी मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च क्या कहता है कि मौजूदा सिद्धांत को विकसित करना या उसको बढ़ाना, यानी जो हमारे पास क्या है सिद्धांत है उसको डेवलप करना या उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, फंडामेंटल इशू करता है, यानी टू डेवलप और इनहेंस एग्जिस्टिंग थ्योरी, है ना। अप्लाइड रिसर्च क्या करती है कि विशिष्ट, अप्लाइड रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुपयुक्त अनुसंधान। ठीक है, विशिष्ट व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, यानी ये बात करता अप्लाइड। देखिए इसके कीवर्ड्स याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने कीवर्ड्स याद रखा ना तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत, जैसे मान लो बहुत बड़ा पैराग्राफ के थ्रू दे देते हैं, या थोड़ा सा होता है ना कि अब थोड़ा सा पेपर लेंदी आने लगे हैं, बहुत बड़े बड़े से आते हैं, तो आपको इस ये पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी ना, तो आप उसको आइडेंटिफाई जल्दी कर लोगे। टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ध्यान कौन देता है, अप्लाइड रिसर्च देता है ना। एनालिटिकल रिसर्च यानी विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्या कहता है, डेप्थ स्टडी यानी गहन अध्ययन की बात करता है ना। डेप्थ स्टडी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फोमिना, यानी ये किसकी बात करता है, जटिल घटनाओं को समझने के लिए जब हम डीप स्टडी करते हैं, है ना, जटिल जो घटनाएं होती हैं उनको जब समझाने के लिए जब हम डीप स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान। क्या बोलते हैं, विश्लेषणात्मक अनुसंधान यानी एनालिटिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्शन रिसर्च को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमीडिएट इशू। एक्शन रिसर्च किस पे काम करता है, तात्कालिक समस्या पर काम करता है, यानी फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट इशू, यानी किसी तात्कालिक समस्या का जब हम समाधान ढूंढते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना को, जैसे कोरोना आया फैलने लगा, जैसे हम तक बात पहुंची, ठीक है, तब तक फिर हम लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी उसका समाधान खोजा, उसको छोड़ा नहीं किसी के भरोसे। तो एक्शन रिसर्च यही करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम पे सोल्यूशन ढूंढने का काम करता है। देखिए ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए दे दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, और रिसर्च से क्वेश्चंस आना तय है, आप 102% मान लो ये। ठीक है, सो मौलिक जो रिसर्च होता है किसी क्षेत्र, घटना या प्रकृति के मौलिक नियम की गहरी समझ विकसित करने का काम करता है फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, क्या करता है, और ये करता है इंक्रीज नॉलेज, ये नॉलेज को बढ़ाने का काम करता है फंडामेंटल रिसर्च, ये याद रखिएगा। ठीक है, अप्लाइड एक्शन। यहाँ बात करेंगे अनुपयुक्त अनुसंधान
यानी अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे। क्या पहले से स्थापित सत्य और सिद्धांत को अभी भी लागू किया जा सकता है? मतलब एक तो ये तो क्वेश्चन वाली बात हो गई ना, कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पहले से, जहाँ क्या क्यों कब कैसे लग जाए, इसका मतलब है वो प्रश्नवाचक है ना। वो एक क्वेश्चन के थ्रू पूछा जाता है कि क्या पहले से स्थापित जो भी सत्य और सिद्धांत हैं वो क्या अभी भी लागू किया जा सकता है। यानी अगर हम मानव कल्याण को बढ़ाना व्यवहारिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है कि मानव कल्याण को बढ़ाने का इसका लक्ष्य है। ठीक है। और क्या कहता है, लक्ष्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संपूर्ण समाज के सामने आने वाले किसी विशेष व्यवहारिक मुद्दे का समाधान करना है। ये काम किसका होता है? अप्लाइड रिसर्च का होता है। यानी ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण करना, ये किसका काम है? अप्लाइड रिसर्च का काम है। यानी क्या करता है? अप्लाइड रिसर्च इज टू एड्रेस अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल इशू, ठीक है, और पर्सन, अ कम्युनिटी और सोसाइटी टू। मतलब ये क्या करता है? ये मानव कल्याण के को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक अनुसंधान यानी एनालिटिकल रिसर्च। क्या करता है? जटिल घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने के प्रयास में एक ही समय में जानकारी की गहन जांच और मूल्यांकन करने का काम करता है। विश्लेषणात्मक का मतलब ही होता है जब हम गहरे तरीके से अपने मन से अच्छे से जो सोचते हैं, जो डीप, मतलब क्या कहते हैं, सोचना ही हुआ ना, तो ठीक है। तो वो क्या होता है? विश्लेषणात्मक अनुसंधान होता है। ठीक है। यानी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड असेसमेंट of the information at the same time and attempt to provide an explanation for complicated phenomena। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी क्या करता है? जानकारी की गहन जांच और उसका क्या करता है? मूल्यांकन करता है। कैसी जानकारी? जटिल घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए जो होता है। मतलब एक तरीके से बस आप इतना याद रखिए कि ये डीप जो मतलब सोचना हुआ, विश्लेषण करना हुआ, तो जानकारी की गहन जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। किन घटनाओं पर? जटिल घटनाओं पर। बस। नेक्स्ट है, ये मैंने मेरी डायरी है तो डायरी की वजह से ये सब लिखा हुआ है, पुरानी डायरी रखी थी उसको उठाया था। एक्शन रिसर्च क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या है कि कार्य करके सीखने में, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, है ना। एक्शन रिसर्च किस पे वर्क करता है? लर्निंग बाय डूइंग पे वर्क करता है। और एक्शन रिसर्च का भी हमने पढ़ा था, इमीडिएट सॉल्यूशन पे काम करता है। ठीक है। क्या करता है? इमीडिएट सॉल्यूशन पे तात्कालिक समाधान करने की बात करता है। यानी प्रॉब्लम आई है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, मतलब बात के लिए नहीं छोड़ना है। जिस समय समस्या आई है आपको पहले उसका ही क्या करना है? समाधान करना है। वो क्या कहता है? एक्शन रिसर्च कहता है। ठीक है। यहाँ हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, परामर्श। ठीक है, परामर्श की बात करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्या है? सूक्ष्म जीव खाद्य जनित नशा का कारण बनता है। कौन कौन बनता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये क्वेश्चन था। परामर्श, परामर्श का उद्देश्य, एम, पर्पस क्या है? परामर्श, हम किसी को परामर्श देते हैं तो किस वजह से देते हैं भाई? कुछ ना कुछ तो होगा ना। यानी सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको परामर्श देते हैं। समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन देने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? परामर्श देते हैं। निर्णय लेने के लिए परामर्श की आवश्यकता हमें हो सकती है। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें हम बड़े कंफ्यूज है, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि इसमें हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो उस वक्त हमें परामर्श की जरूरत होती है। ठीक है। व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार के लिए, ठीक है,
हो सकता है हमको परामर्श लेने की ज़रूरत पड़े। बदलने में सहायता करने में भी, हेल्पिंग टू चेंज में भी हमें परामर्श की ज़रूरत होगी, और व्यवहार संशोधन, ठीक है। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि मैं ऐसा हूँ, थोड़ा और क्या ऐसा हो सकता है जिससे मैं और सुधर जाऊं या कुछ और अच्छा हो जाए, तो कुछ ना कुछ सलाह होती है। तो इस वजह से कभी कभी होता है हमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है। कभी कभी होता है ना, मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है। अब आजकल की सिचुएशन ये हो गई है कि कंपटीशन इतना हाई है और सब अपनी ही चीज़ों में स्ट्रगल इतना कर रहे हैं कि कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या होता है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से या कोई ऐसा फ्रेंड जो समझदार है, आपकी हेल्प कर सकता है, उससे पूछें, या फिर काउंसलर को दिखाएं। तो ये सिचुएशन होती है कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से। यहाँ बात गाइडेंस की भी है। नेक्स्ट है गाइडेंस यानी मार्गदर्शन। मार्गदर्शन पहले तो हमारी माता जी करती हैं, और दूसरे जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो है हमारे गुरु जी, है ना। हमारे यही होता है ना बचपन में मार्गदर्शन, मम्मी पापा, ठीक है, या कोई आपके बड़े सदस्य, या फिर हमारे स्कूल में टीचर्स, है ना। ये सब हमारे मार्गदर्शन करते हैं। यानी ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। कभी ना कभी किसी ना किसी गाइडेंस की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और क्या करता है, ये व्यक्तिकरण पर जोर देता है, यानी इंडिविजुअल्स पे जोर देता है। ये कौन देता है, मार्गदर्शन। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, आत्म दिशा को महत्व देता है। सेल्फ डायरेक्शन को क्या करता है, ये गाइडेंस महत्व देता है। सहयोग पर आधारित है, कोऑपरेशन, ठीक है। सहयोग पर आधारित होता है, हेल्प करना एक दूसरे की। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ये क्या करता है, सम्मान देता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ये क्या करता है, महत्व देता है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। टाइम कम है, आप जो भी नोट्स बनाए हैं उसको स्टडी कीजिए। सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। और मेरी आने वाले वीडियो भी देखते रहें, और जो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है आप उसको ज़रूर देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और एक वीडियो है जिसमें मैंने इम्पोर्टेंस बुक बताई हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने वो बुक नहीं ली है तो ले लीजिएगा, टाइम कम है, और लास्ट टाइम उसको रिवाइज कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।